डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, कृषि अपडेट कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस दौर में आपके लिए अपडेट रहना बहुत जरूरी है। आपकी जागरूकता ही आपको आगे ले जा सकती है। हमेशा जागरूक रहें। सरकार द्वारा आपके लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानें, उनका लाभ उठाएं और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। इसी विश्वास के साथ अब शुरू करते हैं कृषि अपडेट का आज का एपिसोड। सुअर यानी शूकर पालन से कमाएं अच्छा मुनाफा। सुअर पालन में वैक्सीनेशन का रखें ध्यान। कश्मीरी लाल मिर्च की खेती से किसान बना रहे हैं अपना भविष्य। सुअर पालन आज बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन यदि किसान भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के द्वारा बताए गए सुझावों से सुअरों का पालन करेंगे तो वो और भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। किसी को भी जानकर हैरानी होगी कि सुअर पालन भी करियर बनाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। अगर आप पशुपालन से जुड़े हैं या जुड़ने की सोच रहे हैं तो सुअर पालन अच्छा, सस्ता और मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। इस जानवर को सबसे तेजी से मुनाफा देने वाले पशुओं में शामिल किया जाता है। हर 6 महीने में इनकी संख्या में इजाफा हो जाता है और इन्हें पालने की लागत कम आती है। आइए जानते हैं सुअर पालन से आप कैसे जुड़ सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। शूकरों में प्रजनन क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी ये 7 से 8 माह की उम्र में ही प्रजनन योग्य हो जाते हैं और 11 से 12 महीने तक आते आते ये पहली बार बच्चे दे देते हैं। एक बार में इनमें बच्चों का जो औसत है वो, अगर आपके पास अच्छी नस्ल है जैसे लैंडरेस है, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है या हमारे संस्थान में विकसित लैंडली है, तो 8 से 14 बच्चे आप एक ब्यात में पा सकते हैं। उसके बाद प्रथम वर्ष के बाद हर साल ये 2 बच्चे एक मादा देती है। इसके साथ साथ दूसरी जो इसमें मुख्य विशेषता है वो ये है कि इसमें फीड रूपांतरण क्षमता बहुत अधिक है, यानी कि 2.5 से 3 किलो दाना खाकर अपने शरीर में ये 1 किलो वजन की वृद्धि कर लेती है। इसके साथ तीसरी बात, अगर हम मुख्य बात करें इसकी, तो इसमें जो वृद्धि दर है वो बहुत अधिक है, यानी 7 से 8 महीने की आयु तक आते आते 70 से 100 किलो वजन तक एक जो अच्छी शूकर है या शूकरी है वो प्राप्त कर लेती है। इसके साथ साथ फिर जो चौथी मुख्य बात है वो ये है कि इसमें ड्रेसिंग परसेंटेज, यानी कि जब शूकर कटता है तो उसमें जो मांस का अनुपात मिलता है वो लगभग 70 से 80% है। सभी पशुओं की श्रेणी में ये सर्वाधिक है। इसके साथ साथ इसमें एक खासियत और है कि जो बचा कुछ अवशिष्ट है, जो क्षतिग्रस्त दाना है या जो बेकरी का वेस्ट है, होटल का वेस्ट है, इसके साथ साथ सब्जी मंडी का वेस्ट है, उसको खाकर भी ये लोग अपने वजन में बढ़ोतरी कर लेते हैं। जो किसान सुअर पालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि वो इनके रहने के लिए आवास का इंतजाम करें। ये आवास यदि आबादी से दूर है तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसके बाद इनके अलग अलग बाड़े बनाए जाएं। आइए जानते हैं इनकी आवास व्यवस्था के बारे में। शूकर पालन व्यवसाय की हम शुरू से बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि आपको एक चाहिए आवास व्यवस्था, यानी आपको ज़मीन चाहिए। इसमें ज़मीन की जो बात है वो ये है कि आबादी से थोड़ा दूर हो तो अच्छा है, क्योंकि अपशिष्ट की बात है, अपशिष्ट आपको निस्तारण करना है तो आबादी से दूर रहे। उसके साथ साथ जो आप बाड़े बनाएं वो आसपास की ज़मीन से थोड़ा ऊंचा हो ताकि जल निकासी की समस्या ना हो। फिर इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो कि किस श्रेणी के जानवर को झुंड में रख सकते हैं, किसको अलग रखना है। तो इसमें जो ध्यान देना है, जो वयस्क नर है, यानी जो 7 से 8 महीने की उम्र के बाद का नर है, उसको आपको अलग बाड़े में रखना है। जो स्तनपान कराने वाली मादा है, यानी जो मादा बच्चों के साथ है, उसको भी आपको अलग बाड़े में रखना है। उसके साथ साथ जो एक और बात है कि कितना जगह चाहिए, तो जो स्तनपान कराने वाली मादा है या जो नर शूकर है, जो वयस्क नर शूकर है, उसमें आपको 5 से 6 वर्ग मीटर कम से कम आपको बंद क्षेत्र और 8 से 10 वर्ग मीटर खुला क्षेत्र आपको रखना है। फिर जो शुष्क मादाएं हैं, यानी जो प्रेग्नेंट हैं, जो गाभिन नहीं हैं, उनके लिए 2 वर्ग मीटर बंद क्षेत्र और लगभग उतना ही खुला क्षेत्र।
यदि आप 100 बच्चों से सूअर पालन शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 5 से 6 लाख रुपयों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही इनका पालन कैसे किया जाता है, पालन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इनके लिए आहार कैसा हो, ये जानना भी बेहद जरूरी है। खुराक में सबसे बेहतर है कि आप इसको बैलेंस्ड राशन यानी कि संपूर्ण आहार दें। अब उस संपूर्ण आहार में क्या क्या हो सकता है, जैसे उस संपूर्ण आहार में आपका मक्का है, गेहूं का चोकर है, सोयाबीन मील है, ये मुख्य होंगे। साथ साथ आपको कुछ घटक होंगे छोटी मात्रा में जिसमें मिनरल मिक्सचर और नमक। तो उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं तो लगभग 55% मक्का, 26% गेहूं का चोकर और 17% सोयाबीन, ये अगर आप देंगे और साथ साथ 1.5% आप मिनरल मिक्सचर और आधा % नमक, तो ये हो गया फॉर्मूला। इसकी मात्रा धीरे धीरे जैसे शुगर बड़ा होगा बढ़ती जाएगी। तो शुरुआत में तो जो लगभग 40-45 दिन अपनी माँ के साथ रहेगा और वो मुख्यतः दूध पिएगा, लेकिन 10-15 दिन के बाद उसमें आप थोड़ा थोड़ा स्टार्टर राशन दाना शुरू कर देंगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी, 20 से 22%। सूअर पालन करते समय साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। फिनाइल या ब्लीचिंग पाउडर से सफाई की जानी चाहिए ताकि सूअर स्वस्थ रहें। बीमारी का बचाव के लिए आप बाड़ों में साफ सफाई का भी ध्यान रखें। सुबह और शाम गोबर जो उसमें हो गया है बाड़े में उसका निस्तारण करें और उसमें बीच बीच में आप फिनाइल से और ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि से आप उसकी सफाई भी करें। बस ध्यान रखें कि जब ब्लीचिंग पाउडर से खासकर जब आप सफाई करें तो उस समय जानवर वहाँ पे ना हो। यदि आप अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो 10+1 फॉर्मूले से सूअर पालन कीजिए, मतलब 10 फीमेल और 1 मेल पालिए। ये जानवर साल में 2 बार बच्चे देता है। एक बार में कम से कम इसके 8 बच्चे होंगे। एक बच्चा बाजार में 2000 रुपए का बिकता है, मतलब ऐसा करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो शूकर पालन व्यवसाय में लगभग 15 से 30% आप शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आप 100 शूकर शावकों से शुरू करते हैं, उनको साल भर तक आप खिलाते हैं, अच्छा दाना बैलेंस्ड राशन आप उन्हें खिलाते हैं, अच्छे से बाड़ों की व्यवस्था करते हैं, तो जिसमें कि खर्चा आएगा लगभग 3 लाख में आपके 100 शूकर आ जाएंगे। 10 लाख आपका खर्चा आएगा दाने का और बाड़ों को बनाने का मिला के। तो इसमें जो साल भर में आपका खर्चा आएगा यानी जो आपका 14 लाख के आसपास जो खर्चा आएगा साल में, लेकिन साल खत्म होते होते क्योंकि जो बच्चे होंगे वो बड़े हो जाएंगे, तो उसमें से आप लगभग 80% बच्चे, 70 से 80% बच्चे आप निकाल सकते हैं जिनका वजन 8 महीने पे लगभग 90 से 100 किलो हो गया होगा। तो वहाँ से पहली लागत आपकी हुई वो साल भर के अंदर ही आगत शुरू हो जाएगी, यानी लगभग 7 लाख के आसपास आपका प्रथम वर्ष में ही लौट आएगा। फिर उसमें से आप लगभग 20-30% बच्चे वो अब बड़े हो चुके हैं 7-8 महीने तक, उनको आप ब्रीडिंग में लेंगे। तो फिर पुनः अगले साल दूसरे साल में आपको 2 बार उनसे बच्चे मिलेंगे और प्रत्येक मादा से अगर 8 से 10 बच्चे आपने लिए, फिर दोबारा पुनः दूसरे वर्ष में क्योंकि आपका बच्चे खरीदने का खर्चा नहीं होगा और आपको बाड़े बनाने का खर्चा नहीं होगा, मात्र आपको दाने का खर्चा होगा, तो दूसरे वर्ष में आपको फिर पुनः जो 7.5 से 8 लाख रुपए के इसमें मुनाफा मिल जाएगा। यानी आपने जो शुरुआती लागत की वो 1.5 से 2 वर्ष के अंदर आपको वापस मिल जाएगी और फिर 1.5 से 2 वर्ष के बाद इसी मॉडल पे अगर आप चलेंगे तो आपको हर साल 7 लाख रुपए लगभग शुद्ध मुनाफा आपको मिल सकता है। सूअर पालन भी किसानों की आमदनी बढ़ा सकता है। यदि आप भी सूअर पालन करने की सोच रहे हैं तो सोचिए मत, शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एक अच्छा व्यवसाय तो है ही, साथ ही आपके भविष्य को भी संवार सकता है। सूअर पालन के बाद जानेंगे उन्हें लगने वाले टीकों के बारे में, लेकिन अभी समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक लेने का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना कार्यक्रम कृषि अपडेट। सूअर पालन के लिए किसानों को ये जानना भी जरूरी है कि उनका वैक्सीनेशन कैसे कराएं।
आइए लेते हैं इस पर एक अपडेट। सुअर पालन करते समय आपको सुअरों में होने वाली बीमारियों की देखभाल भी करनी होगी। इनमें मुख्य रूप से 4 बीमारियों का खतरा रहता है: गला घोंटू, खुरपका, मुंहपका, त्वचा से संबंधित रोग, स्वाइन फीवर आदि। इनके जब भी लक्षण दिखे आप चिकित्सक को जरूर दिखाएं। आइए इनकी बीमारी और इनके टीकाकरण के बारे में जानते हैं। जो एक और मुख्य पहलू है शुगरों में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि विदेशी नस्ल हैं और क्रॉस ब्रीड हैं, तो इनका आपको बीमारियों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा देसी शुगरों के मुकाबले। तो इसमें टीकाकरण की व्यवस्था है। जैसे इसमें एक टीका है FMD का, यानी मुंह पका खुरपका का, और दूसरा टीका है क्लासिकल स्वाइन फीवर यानी शुगर ज्वर। तो ये 2 टीके हैं जो मुख्यतः अगर आप लगा लेंगे तो काफ़ी हद तक आप रोगों से बचाव कर लेंगे। अब इनको लगाने की उम्र है, सबसे पहले है 3 माह, यानी जब 3 माह का पिगलेट है तब आप ये टीके लगा सकते हैं। और 2 टीकों के बीच में लगभग 10 से 15 दिन का अंतर रखें। यानी अगर आप 3 माह पे FMD का टीका लगा रहे हैं तो 3.5 माह पे आप स्वाइन फीवर, क्लासिकल स्वाइन फीवर का आप टीका लगाएं। और फिर इसमें हर साल आपको ये टीके लगाने पड़ेंगे। FMD का टीका साल में 2 बार लगेगा और क्लासिकल स्वाइन फीवर का साल में 1 बार टीका लगेगा। क्लासिकल स्वाइन फीवर, जिसे हॉग हैजा के नाम से भी जाना जाता है, ये सुअरों से संबंधित एक महत्वपूर्ण बीमारी है। ये दुनिया में सुअर से संबंधित आर्थिक रूप से सर्वाधिक हानिकारक महामारी और संक्रामक रोगों में से एक है। इस बीमारी का प्रकोप ये है कि अगर सुअर को ये बीमारी है और वो बिकने के लिए बाजार में जाता है या लोग उसे खाते हैं तो ये बीमारी बड़े स्तर पर फैल सकती है। बैकयार्ड पिगलेट्स जो होते हैं वो तो सुअर पालते हैं मार्केट में बिकने के लिए। मान लीजिए कोई सुअर जो है थोड़ा बीमारी लक्षण शुरू हुआ, फार्मर तुरंत क्या करेंगे, उसको बिना उसका कोई रेगुलेटरी रोक नहीं है, वो जहाँ पिग का स्लॉटर हाउस है वहाँ काट के बेच देंगे। वो चला गया खाने के इसमें ह्यूमन कंजम्पशन में। लेकिन और एक टर्म है स्विल फीडिंग, मतलब जो स्लॉटर हाउस में हमें मालूम नहीं है, कोई एक बीमार वाला पिग वहाँ स्लॉटर हुआ और उसका कोई घर ले गया खाने के लिए, उसमें कुछ चीज़ फेंक दिया और उसको बिना कुक करके, बिना बॉयल करके सुअर को खिला दिया, तो उसमें भी हो सकता है। भारत में इस बीमारी को खरगोश को मारकर तैयार किए गए लेपिनाइज्ड CSF वैक्सीन द्वारा नियंत्रित किया जाता था, लेकिन अब इसे सेल से बनाया जा रहा है। ये बीमारी जो है क्लासिकल स्वाइन फीवर जो डिजीज है सुअरों में होता है और मोर्टेलिटी मतलब उसके मर जाते हैं एनिमल अगर वैक्सीन नहीं करेंगे तो। 50 साल से अधिक टाइम से ये बीमारी हमारे देश में है और उसके लिए एक वैक्सीन यूज़ होता था, वो भी 50 साल हो गया। वो वैक्सीन जो है रैबिट में बनता था, खरगोश में बनता था, और उसमें एक बैच बनाने के लिए आपको खरगोश एक बैच में 70 से 80 खरगोश को सेक्रीफाइस मतलब मारना पड़ता था और उसका तिल्ली जो स्प्लीन होता है, तिल्ली हिंदी में तिल्ली, उसको निकाल के वैक्सीन बनाया जाता था। तो उसको जस्ट उसको स्टॉप करने के लिए खरगोश ना मारना पड़े, हम यही वैक्सीन वायरस को एक सेल कल्चर में अडॉप्ट किया। स्वाइन वैक्सीनेशन सुअरों को लगने वाला एक महत्वपूर्ण वैक्सीन है। इस प्रयोगशाला में इसी की तैयारी हो रही है। जो किसान सुअर पालन कर रहे हैं उन्हें ये जानना बेहद जरूरी है कि वे बच्चे के पैदा होने के 3 महीने के अंदर ये वैक्सीन लगवा लें ताकि वह सुअर के बच्चे को स्वाइन फीवर से बचा सकें। किसान अगर बच्चा पैदा होता है उसके 3 महीने के अंदर अगर वैक्सीन नहीं किया तो बाहर जंगली सुअर होते हैं, उससे बीमारी उस फार्म में आ सकता है और एनिमल जानवर जो है एक साथ सब मर सकता है। इसमें एक बार बीमारी आ गया तो वो बच नहीं सकता। जैसे कोई जीवाणु के लिए जो बीमारी होता है वो तो एंटीबायोटिक से ट्रीट हो सकता है, लेकिन ये वायरस है, विषाणु है, वायरस के लिए कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। बच्चों को ये वैक्सीन लगाने के बाद ये वैक्सीन 1 साल तक इस बीमारी को रोक सकता है। मतलब यदि सुअर पालन करने वाले किसान इस वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं तो वो 1 साल तक के लिए अपने सुअरों को सुरक्षित कर सकते हैं। सुअर का जब एज 9 मंथ होता है, 9 से 10 महीने होता है या 8 से 9 महीने होता है, अच्छा फीडिंग मिला, वो एकदम मार्केट एज होता है। उस टाइम उसको स्लॉटर हो जाता है, उसका साइज भी बड़ा होता है और वो मार्केट एज होता है। तो ये जो वैक्सीन हमारा है ये 1 साल तक इम्यूनिटी देता है, 1 साल तक बीमारी से रोकेगा। लेकिन उसके पहले ही एनिमल स्लॉटर हो जाएगा तो एक वैक्सीन काफ़ी है। अच्छा, और एक बात है इसमें, जो अच्छा नस्ल का जो पिग होता है
वो 4 साल 5 साल तक रखते हैं पिग। तो उसके लिए सुअर जो एडल्ट हो जाता है 6 महीने में, मतलब ब्रीडिंग के लायक हो जाता है। इसीलिए जो ब्रीडिंग स्टॉक है उसके लिए 6 महीने हम रिकमेंड करते हैं। स्वाइन वैक्सीन बनाकर यकीनन कृषि वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण काम किया है। इससे देश के सुअर तो सुरक्षित हो ही रहे हैं, साथ ही उनसे होने वाले स्वाइन फ्लू को भी काफी हद तक दूर किया जा सकता है। केवल जरूरत है इस वैक्सीन के बारे में जानने की और सुअरों का टीकाकरण करने की। सुअर पालन और उसके वैक्सीनेशन के बाद अब बात करेंगे कश्मीरी रेड चिली यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च की। आप कश्मीरी लाल मिर्च के स्वाद को महसूस कीजिए। मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कृषि अपडेट। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि अपडेट में। मिर्च के स्वाद से कौन वाकिफ नहीं है, और अगर वह कश्मीरी लाल मिर्च हो तो बात ही कुछ और है। खूबसूरत कश्मीर में कश्मीरी लाल मिर्च की खेती कैसे की जाती है और कैसे किसान इसे करके अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, आइए लेते हैं एक अपडेट। नगदी फसलों में लाल मिर्च भारत में बेहद अहम मानी जाती है। पूरे देश में इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके बिना हमारे देश में खाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पूरे देश में पैदा होने वाली लाल मिर्च में कश्मीरी लाल मिर्च का एक विशेष महत्व है। दूर दूर तक फैले कश्मीरी लाल मिर्च के पौधे और उन पर काम करते ये किसान। यहाँ कई किसान ऐसे हैं जिनकी कई नस्लें कश्मीरी लाल मिर्च की खेती कर रही हैं। लगभग 60-70 सालों से ये मिर्ची की खेती करते हैं। हमारे परिवार के जो लोग थे, दादाजी, उसका भी जो पापा है वो करते आए हैं और हम भी करते हैं। लाल मिर्च की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे उपयुक्त रहती है। कश्मीर में लाल मिर्च की खेती किसानों की आमदनी का बेहतरीन जरिया है। कश्मीर का वातावरण इसके लिए बेहतरीन माना जाता है। बाजार में भी इसकी मांग साल भर बनी रहती है। इस लाल मिर्च का जायका काफी तीखा होता है। इसका उपयोग अचार, मसाले, सब्जी और अन्य कई तरह से किया जाता है। कश्मीरी लाल मिर्च की ये खासियत है, ये बहुत तीखा होता है, वाजमान में लगता है या ये फ्लेवर भी देता है, फिर दुनिया भर में मशहूर है। ये है श्रीनगर का गांव नूरबाग वांगनपुरा। यहाँ के किसान लाल मिर्च की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। श्रीनगर में तो सब जगह लाल मिर्च की खेती होती है, लेकिन पर्टिकुलरली जो है ये वांगनपुरा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाल मिर्च की खेती होती है। वो इसलिए होती है कि यहाँ डेकेड्स से ये काम करते आ रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ का जो लाल मिर्च है वो सबसे महंगा होता है। यहाँ पैदा होने वाली लाल मिर्च जैविक लाल मिर्च होती है। इसमें किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड या उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। शायद यही वजह है कि कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाता है। यहाँ कोई खाद वाद नहीं डालते हैं, पूरा प्योर होता है। ये जो अपना ऑर्गेनिक कुछ होता है वही डालते, बाकी कुछ नहीं डालते हैं। इसीलिए ये दुनिया भर में मशहूर है, एक्सपोर्ट हो जाता है, जैसे कि दुबई वगैरह वगैरह बहुत कंट्रियों में जाता है। यहाँ किसान खेतों में पैदा हुई लाल मिर्च को इकट्ठा कर रहे हैं। इन मिर्चों को पेड़ों से तोड़ा जाता है और फिर एक टोकरी या टब में इकट्ठा किया जाता है। यहाँ से इन्हें सीधे बाजार में नहीं बेचा जाता, बल्कि इन्हें सुखाकर इनका पाउडर बनाया जाता है। कश्मीरी लाल मिर्च दूसरी लाल मिर्च से कैसे अलग है और इसकी क्या खासियत है, आइए जानते हैं। यहाँ पे जो है वो सारा लाल मिर्च का एरिया है।
ये यहाँ से फेब में ये सीड बोते हैं और ग्रीन हाउसेस में, फिर मई जून में ये सीडलिंग्स तैयार हो जाती है और सीडलिंग यहाँ पे आ जाती है। फिर यहाँ पे सीडलिंग वो शो करते हैं, फिर 15 सितंबर के बाद ही यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है। जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है, क्योंकि इसकी एक खासियत है कि ये कश्मीर की लाल मिर्च है, इसमें जो है बहुत तीखापन होता है, ये बहुत तीखी होती है। कृषि विभाग लाल मिर्च की खेती करने वाले किसानों की हर तरह से मदद करता है और उन्हें प्रशिक्षण देता है और साथ ही उनके लिए बाजार भी उपलब्ध कराता है। यहाँ पे जो है हमने इनका जो ये सारा जो ये फसल निकलता है, जो ये तैयार कर लेते हैं, हम इनको मार्केट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले ये जाते थे या किसी और को देते थे, वो किसी और को बेचता था। अब हमने इनको डायरेक्ट मार्केटिंग में लाया है। हमने ये किया है कि हम डायरेक्ट इनको मार्केट के साथ, जो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी इंपोर्ट करते हैं, जो भी बाहर बेचते हैं, हमने उनको उनके साथ क्लब करके उनसे मिलवाया है। वो इनके साथ मिलजुल के विदाउट एनी मीडियम ये डायरेक्टली मार्केट में जाता है, डायरेक्टली। लाल मिर्च का पाउडर बनाते हुए मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता, सारा काम हाथ से होता है। खेतों से तोड़ने के बाद मिर्च को सुखाया जाता है, उसे अच्छे से पीसा जाता है। जब पीसने के बाद पाउडर बन जाता है तो उसे छान कर थैलियों में भरा जाता है। इस प्रोसेसिंग को किसान बड़ी मेहनत से करते हैं। वो जानते हैं कि इसी से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। कश्मीरी लाल मिर्च अब सिर्फ किसानों की आमदनी ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि दूसरे लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रही है। जो ये काम है जो हम सदियों से कर रहे हैं, मिर्ची का काम, तो ये एक हमारी सनद है जो कि हमारे रोज़गार से वाबस्ता है। मज़दूर जो हमारे हाथ बटाते हैं, जो हम खुद नहीं कर पाते हैं, उसके साथ हम मज़दूर भी लाते हैं, उनका भी रोज़गार चलता है इस मिर्ची से। आज कश्मीरी लाल मिर्च की डिमांड लगातार बढ़ रही है। वांगनपुरा गांव में 50 हेक्टेयर से ज्यादा में कश्मीरी लाल मिर्च पैदा हो रही है। धीरे धीरे इस काम को और बढ़ाया जा रहा है, दूसरे किसानों को जोड़ा जा रहा है और साथ ही डायरेक्ट मार्केटिंग के रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, ये लाल मिर्ची का जो प्रोग्राम आप फील्ड्स में भी चले गए ना, तो वहाँ पे लाल मिर्ची का जितना भी कल्टीवेशन हो रहा है, अभी जहाँ आप गए थे, तो वो उस फील्ड से निकलते फिर यहाँ तक घरों तक पहुँचता है ट्रेडिशनल वे में। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो मिर्ची कूटी जा रही है, तो ये बेसिकली ड्राइड है। जो हमने अभी ऊपर देखा, ये छतों पे सुखाया हुआ था, ये यहाँ पर इन्होंने लाया और घर पे ये कूट रहे हैं इसको अपने तरीके से। क्योंकि ये इसलिए घर पे कूट रहे हैं क्योंकि इनकी जो प्रोडक्शन है, इनकी लोकल ही इधर कंज्यूम हो, इसकी इतनी डिमांड है हमारे मार्केट में, यहाँ पर इनके अच्छे दाम यहीं पर मिल जाते हैं इसको। अब हमारे डिपार्टमेंट कृषि विभाग कश्मीर ने इसको लेके एक प्रोग्राम कुछ साल पहले स्टार्ट किया था, जिसको हम लाल मिर्ची प्रोग्राम के नाम से मशहूर करते हैं। उसमें हम इनको सीड से लेकर हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट तक का फैसिलिटेशन दे देते हैं। सीड हो चाहे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इनको देते हैं हम, और इनको टेक्निक जो हमारा ये टेक्निकल स्टाफ होता है वो उनको पूरे लाइफ साइकिल में इसके अपने टेक्निकलिटी समझाकर फिर यहाँ तक यहाँ इस पोजीशन में लाते हैं। इसका लाल मिर्ची स्कीम का ये मकसद था कि हमारा जो सरप्लस ना था हमारे, क्योंकि डिमांड पूरे नेशन से, आउटसाइड कंट्री से हो जाता था और उसकी हम डिमांड पूरी नहीं कर पाते थे। इसलिए ये जो प्रोग्राम चला है, ये बेसिकली एक रिवाइवल है हमारे इस प्रोग्राम का, लाल मिर्ची रिवाइवल का प्रोग्राम। और हमें जो डिमांड आ रही है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट से सरप्लस की, वो हमारे पास नहीं थी। हम इसमें और भी एकरेज इसमें ला रहे हैं और हम मार्केट तो हम दे रहे हैं, फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। हम बेसिकली डायरेक्ट मार्केटिंग का इनको दे रहे हैं। दूसरा फ़ायदा इनका डायरेक्ट मार्केटिंग करने का ये है, इनको डायरेक्ट कोई बीच वाला नहीं होता है जो इसको डिस्क्रिमिनेशन करता है। यहाँ इनका जो डायरेक्ट जो सेल्स होती है, ये खुद अपने एंड पे ही करते हैं। श्रीनगर का वांगनपुरा गांव आज लाल मिर्च की खेती में नई मिसाल कायम कर रहा है। किसानों की कई पुश्तें इस काम से जुड़ी हैं और परिवार का खर्चा चला रही हैं। लोगों को रोजगार दे रही है लाल मिर्च की खेती। कश्मीर की खूबसूरत वादियों की तरह लाल मिर्च की प्रसिद्धि भी दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही है। हमें विश्वास है कृषि अपडेट का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।
किसान भाई बहनों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में दी जा रही जानकारियों का लाभ उठाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपको आगे के एपिसोड में भी हम कृषि से संबंधित वह तमाम अपडेट देते रहेंगे जिनका लाभ उठाकर आप अपने फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अभी समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी आपके अपने कार्यक्रम कृषि अपडेट में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। द्रविड़ की कोचिंग, रोहित की रणनीति, ओडीआई में कैरिबियन पर फतेह।